चरागा के मौका पर हजरत हाफिज फ़कीर सैयद मोहम्मद रफ़ाई अरब रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों जिनमें ख़वातीन भी कसीर तादाद में शामिल थी, दरबार पर हाजिर हुए और चिराग जलाए गए। इस मौका पर दरबार में मिट्टी के चिरागों का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा दरबार शरीफ की इमारत के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया था। दरबार आने वाले अकीदतमंदों ने कुरान ख़वानी की, जिसके बाद नात ख़वानी का सिलसिला शुरू हुआ। दरबार आलिया के गद्दी नशीन चेयरमैन मलिक मोहम्मद हसीब रफ़ाई ने हाथ उठाकर रिक्कत अमेज दुआ मांगी। नाजरीन, N42 मीडिया ने रफ़ाइया दरबार के गद्दी नशीन समेत वहां मौजूद चंद अकीदतमंदों से गुफ्तगू भी की। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलन मुगल और आप देख रहे हैं N42 मीडिया। जी नाजरीन, हजरत हाफिज फ़कीर सैयद मोहम्मद रफ़ाई अरब साहब का सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज हम चिरागा का दिन है और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे उनके गद्दी नशीन और चेयरमैन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम दरबार आलिया रिफ़ाइया के चेयरमैन और गद्दी नशीन साहब मलिक मोहम्मद हसीब रफ़ाई की सरकार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। जी जनाब, यहाँ पे जो दरबार आलिया रिफ़ाइया बाबा जी हजरत हाफिज फ़कीर सैयद मोहम्मद रफ़ाई अरब, ये पाकिस्तान में कब आए और इनकी पैदाइश क्या हुई, कब और कहाँ हुई, इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा। सरकार की पैदाइश गज़ा की पट्टी फ़लस्तीन है, गज़ा की मशहूर जगह है। तो आप 1912 में अपने वालिद के साथ दिल्ली तशरीफ़ लाए थे, फिर 48 में पार्टीशन के बाद लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने कितना अरसा काम किया? पाकिस्तान से 48 से लेके आप 89 में आपका वसाल हुआ है। उस वक़्त तक आप लाहौर में ही मोरी दरवाज़ा में मुकीम रहे और खिदमत मखलूक का अज़ीमुल शान आपको शरफ़ हासिल है। मुफस्सिर कुरान है, तफसीर रफ़ाई आपने लिखी है अल्लाह के फजल व करम से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के मुतल्लिक़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान पाक के मुतल्लिक़ जो उबान पाए जाते हैं, आपने उनको कुरान करीम में तफसीर रफ़ाई में रद्द फरमाया है। और बहुत ज़्यादा तमाम उम्र आपकी खिदमत मखलूक में गुजरी आपकी। और उन्होंने मतलब कि और इसके अलावा क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी और उनके मतलब मौजज़ात या करामात तो आपकी हज़ार हा करामात है। यही देख लें कि जिस वक्त से आप इस इलाके में मुकीम है, आपने दफन होने से पहले फरमाया था कि जब हम उधर चले जाएंगे फिर सैलाब नहीं आएगा। जब कि आप 89 से आप मुकीम है, वरना हर साल यहाँ सैलाब आता था, उसके बाद सैलाब नहीं आया। बाकी अहले इलाका से पूछ लें, हज़ार हा तरह की करामात है आपकी। यही करामात आपकी कम है कि आप मुफस्सिर कुरान है और आपने तफसीर रफ़ाई लिखी है सारी, और हज़ार हा तरह की तलीमात है आपकी, पंजगाना नमाज की, खिदमत मखलूक की और जुल्म ज़्यादती से बचने की। इस तरह के हज़ार हा मामलात हैं जो इस्लामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अकायद हैं। आप उन पे गमसर थे, आपके मुरीदैन भी। और पहले के वक़्त में जब वो शोरश कश्मीरी साहब, शमसी साहब, ये लोग थे, उस वक़्त आप बैनुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा आपका नाम था सैयद मोहम्मद रफ़ाई साहब का, जो शिया सुन्नी इत्तेहाद था या वहाबियत थी, उसके मुतल्लिक़ आप बड़ा सलूक पाया जाता था तमाम लोगों में, और उसमें आप शामिल रहते थे हर वक्त। जज़ाकल्लाह। हाँ जी। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर FIA सैयद शाहिद हसन साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। जी जनाब, आपको यहाँ पे दरबार आलिया रिफ़ाइया पे कितना अरसा हो गया आते? तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 18 साल। तो 18 साल में आपने यहाँ से क्या फ़ैज़ हासिल किया? जी, जो सबसे बड़ा फैज़ हासिल किया है वो जो हमारे पीर मुर्शद सैयद मोहम्मद रफ़ाई अरब साहब की जो तफसीर है वो ख़ुद एक करामत है। और वो जो तफसीर है इस दुनिया में इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये एक ऐसे शख्स ने लिखी है कि जिसकी मादरी ज़ुबान अरबी है और उसने उर्दू उन्होंने ऐसे सीखी जैसे अहले ज़ुबान के अंदर रहकर दिल्ली में। वो जो आपका जो अरसा है 1912 से सारा जो लड़कपन और जवानी उन्होंने दिल्ली में 48 तक वो दिल्ली में रहे, तो उन्होंने उर्दू ऐसे सीखी जैसे मादरी ज़ुबान की तरह। तो उसकी वजह से जो लोगों को फैज़ ये पहुंचा है कि जो तराजम की जो उस यानी नावाकफ़ियत और अरबी ज़ुबान की गहराई को ना समझने की वजह से जो एतक़ादात में गलती लग जाती है लोगों को इस ज़ुबान के फ़र्क की वजह से, वो मेरे बाबा जी का एक करिश्मा है, एक करामत है। तो और ये इसके अलावा इसकी एक और जो मुनफरिद खसूसियत है
وہ یہ ہے کہ یہ مختصر ترین تفسیر ہے اردو زبان میں لکھی گئی، جو اس سے مختصر جو تفسیر ہے وہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی جلد میں ہے اور ایک ہی حاشیے میں ہے. بابا جی رفائی صاحب سے اس وقت 1966 میں جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے اتنی مختصر تفسیر، جب لوگ 19 جلدیں اور 11 جلدوں میں 12 جلدوں میں لکھتے تھے، تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے اتنی مختصر کیوں لکھی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگی، قوت خرید نہیں ہوگی، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ پڑھ سکیں. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت یہ جو سوشل میڈیا کا اور یہ ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، تو مذہب سے تو بہت دور. تو یہ بابا جی کی یہ جو ہے نا تا قیامت، یہ ایک اردو لکھنے اور بولنے پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک کرشمے سے کم نہیں ہے، ایک کرامت سے کم نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اعتقادات کی اتنی غلطیاں درست کی ہیں کہ جس کا جواب نہیں ہے، جس کے اوپر پورے پروگرام ہو سکتے ہیں، جن کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. چلا. اور سر آپ کو ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ پیغام تو وہی جو رفائی صاحب نے دیا ہے کہ یہاں پر کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہاں پر یہ خدمت ہے اور آپ نے خدمت کا درس دیا ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں تمام صوفیہ نے خدمت کا درس دیا ہے. عبادت اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن صوفیہ نے جو کیا ہے وہ خدمت کی ہے، اور یہی ان کا پیغام بھی ہے، یہ ہمارا بھی پیغام ہے. اور یہاں پر جو ملک حسیب صاحب ہے، یہ اس روایت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر تمام پورے رمضان میں اور یہ عرس میں بے تحاشا رزق کے حوالے سے بھی، لنگر کے حوالے سے خدمت کی جاتی ہے لوگوں کی. جی ناظرین، اب ہم یہاں پہ موجود ہیں صوفی عبدالحمید صاحب سے. السلام علیکم. جی میرا تقریباً سرکار کے در پہ آنا کوئی 27-28 سال سے ہے. یہ ان کی محبت اور شفقت ہے کہ فرسٹ ڈے سے ہی انہوں نے مجھے گلے لگایا ہوا. بہت سی ان کی کرامات ہیں جو میرے ساتھ منسوب ہیں. وہ ہمارے ایک اور بزرگ ہوتے تھے ضلع حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے کبھی ان کا بھی کیا ہوگا. تو میں سروس کرتا تھا، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے، وہ ہمارے ضلع حسن صاحب امیر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ قدرت میں آپ کا آؤٹ آف لاہور ٹرانسفر لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسری طرف آپ کے بابا جی آپ کو چھوڑ نہیں رہے. اتفاق ایسا ہوا کہ چند ماہ کے بعد 6-7 ماہ کے بعد ضلع حسن شاہ صاحب پردہ کر کے اس کا میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا. جب میں آرڈر ہوئے تو ایک ہفتہ تک میں بس اسی کشمکش میں جاؤں یا نہ جاؤں، وہ میرا جی ایم مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا. ایک دن آن کے بابا جی سے پھر عرض کی، سرکار اگر رکھنا تو رکھ لیں، اگر بھیجنا تو بھیج دیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی کہ دوسرے دن میرے وہ آرڈر کینسل ہو گئے. تو مجھے وہ بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ تقدیر میں لکھا ہوا بھی پورا ہو گیا کہ آپ کا آؤٹ آف لاہور ٹرانسفر ہوا ہے، اور بابا جی کا بھی وہ سچ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. یہ ان کی ایک کرامت، اور بہت سی کرامتیں ایسی ہیں جو مجھ سے منسوب ہیں. جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ملک عتیق رفائی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ عتیق شکر الحمدللہ. جی آپ بتائیں، آپ کو یہاں پہ دربار علیہ رفائی پہ آتے ہوئے کتنا عرصہ ہو؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے. جب میں آتا تھا تو یہاں صرف سرکار کا مزار تھا اور یہ کھلی جگہ ہوتی تھی بند تک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ڈالی، اور ان کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کے کرم سے ساری آبادی بنی، اور اس کا آبادی کا نام بھی رفائی آبادی ہی ہے. تو آپ نے اتنے عرصے میں یہاں سے کیا فیض حاصل کیا؟ ماشاءاللہ میں آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے فیض مل رہا ہے، تو میں یہاں تک آ رہا ہوں. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور میرا دل نہیں کرتا. میں تقریباً ہر جمعرات کو آتا ہوں تقریباً. تو میں ہر بنسپورہ سے آتا ہوں اتنی دور سے. تو اب یہاں پہ آپ یہ کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں، تو کیا بن رہا ہے آج لنگر میں؟ آج یہ مچھلی کا پلاؤ ہے، کل انشاءاللہ بریانی بھی ہوگی اور دال کا لنگر بھی ہوگا. کل جو پٹھورے تھے شام کو، کل رات کو غسل کے وقت. آج دوسرا دن ہے، کل انشاءاللہ تیسرا دن ہوگا. اختتامی دعا ہوگی تقریباً 3 بجے کے قریب. تو پھر صبح ناشتہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سب کو اجازت ہوگی. جو بھائی آئے ہیں، جو بہنیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، ان سب کو لیے دعا ہوگی. اس کے بعد اجازت ہو جائے گی کہ کھلی عام اجازت ہو جائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟
मोहम्मद रिजवान रिफाई। जी आपको यहाँ पे दरबार पे आते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे करीब यहाँ सरकार के पास आते हुए 22 साल हो। तो आपने 22 सालों में यहाँ से क्या फैज़ हासिल किया? मेहरबानी ये है कि मर्दाना साइड पर जो लंगर तकसीम होता है वो मेरे ज़रिए होता है, उसका हेड, उसका इंचार्ज मैं हूँ। ये मेरे मुर्शद की मेरे हाल पर ख़ास मेहरबानी है। और उसके अलावा बात ये है कि सरकार की तरबियत का असर ये है कि आज के हालात के अंदर जो मामलात मजहबी उठ रहे हैं और मुख्तलिफ नकात जो हैं गैर वाज़ेह अंदाज में लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हमारे मुर्शद ने हम पर उसको बहुत मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से वाज़ेह कर दिया हुआ, जिससे हमें बहकने का और गुमराह होने का कोई अंदेशा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम अमन सलामती का है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सुने, और अगर कोई मुदल्लल जवाब है तो ज़रूर दे, वगरना जो फ़राइज़ की अदायगी है वो अव्वल है, बाकी मामला सानवी हैसियत रखते हैं। ये हमारे मुर्शिद करीम का ही असर है और उनका ये फैज़ है कि वो फ़राइज़ को अव्वलीन हैसियत और दर्जा देते हैं, जो कि बहैसियत मुसलमान तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, सुनने का हौसला जनाबी की बदौलत हमें हासिल है, और हम खुले दिल से दूसरों को सुनते भी हैं, देखते भी, और हक़ बात पहुंचाने की जो है जुस्तजू भी मुकम्मल करते हैं, जो कि हमारे मुर्शिद की तरबियत है। शुक्रिया सर। तकरीबात के तीसरे रोज मोरखा 16 मई को उर्स की तकरीब शुरू हुई, जिसमें इलाका मकीनों के अलावा दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इनमें बूढ़े, जवान, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। नौजवान अकीदतमंद टोलियों की शक्ल में दरबार आलिया रफाइया हाजिर होकर चादरें और फूल निछावर करते रहे। रफाइया दरबार आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। महफिल समा का आगाज हुआ तो कवाली के दिल दादा दर्जनों अकीदतमंद जमा हो गए, जो कवाली के हर बंद पर जज्बात में आकर झूमने लगे। महफिल समा का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। रफाइया दरबार में उर्स के मौका पर खुसूसी केक भी काटा गया, जिसे वहां मौजूद अकीदतमंदों में तकसीम किया गया।